देखो पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा आपका, यदि कोई नियम, कोई बल है हमारा, सॉरी नियत बल है एफ, है ना, किसी पिंड को एस दूरी पर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा कृत कार्य क्या होगा, मतलब बल ने कितना कार्य किया वो क्या होगा। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा आप लोगों ने पहले ही, वर्क हमारा क्या होता है, वो होता है एफ इंटू का एस, मतलब बल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, डिस्टेंस से करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा, कार्य आ जाता है ना। बल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से करते हैं बेटा। तो यहाँ हमारा क्या है, विस्थापित से करते हैं, तो यहाँ हमारा आता है वर्क आया तो इस जगह वर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू का एस, पेन ज्यादा मोटा है ना, पतला करना है इसको थोड़ा। अगला है हमारा 1 किलोग्राम भार होता है कितना, तो ये हमने पढ़ा ना, एफ बराबर का कितना होता है, एफ बराबर का वो होता है एम ए होता है फोर्स, और यहाँ से हम एम जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जी का मान कितना होता है 9.8 लगभग, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन, सी आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में कार्य का गुरुत्व मात्रक क्या होता है, मतलब ऐसा ही अगर सिस्टम यूज करते हैं तो ग्रेविटी जो निकाल जी का मान निकाला जाता है वो जी कितना निकल के आता है ना, किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर कितना होता है बेटा, किलोग्राम भार इंटू का मीटर। ठीक है, वजन को किलोग्राम में लेते हैं और डिस्टेंस को कितना लेते हैं, मीटर में लेते हैं। अगला है हमारा कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, मतलब वर्क अपन का टाइम, अगर हम वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है, बल निकल के आता है, शक्ति निकल, क्षमता निकल, क्या निकल के आता है हमारे यहाँ पर, पावर निकल के आती है, शक्ति। ठीक है, अगला है कार्य की क्या क्या चेंज कर सकता है, कार्य की केवल दिशा होती है, केवल सॉरी कार्य में क्या क्या होती है, केवल दिशा होती है, यह आपका परिमाण होता है, ना दिशा होती है ना परिमाण होता है, परिमाण व दिशा दोनों होती है, तो आंसर क्या है इसका। आप लोग बेटा माइक ऑन कर लीजिए अपने, इनका आंसर आएगा तुरंत तुरंत, आप सब लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए ना, माइक क्यों ऑफ कर रखे हैं आप लोगों ने, मोहम्मद तारिक प्रशांत दोनों अपना माइक ऑन कर लीजिए बेटा। अभी प्रशांत चौहान अपना माइक जो म्यूट पर आ रखा है म्यूट से हटाइए बेटा। ऑप्शन डी। कौन से वाले का ऑप्शन भी बता रहे हो बेटा, हाँ प्रशांत चौहान आप भी बेटा, क्या होता है इसका आंसर, केवल परिमाण परिमाण होता है उसके बाद में। ठीक है, मेन होता है कार्य, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी कभी भी डायरेक्शन नहीं होता, क्या होता है इसका, परिमाण होता है। ठीक है, आप लोग माइक ऑन कर लीजिए बेटा। चलो अगली बात है, संघनन प्रक्रिया संपन्न होती है, संघनन का मतलब कंप्रेशन जो होता है ना, नहीं संघनन का मतलब सॉरी कंडेंसिंग होता है ना, संघनन का मतलब यार कंडेंसेशन होता है, ये शब्द ऐसे रहता है, क्योंकि क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन किसके माध्यम से होता है, कंडेंसर के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला है किसी वस्तु या पिंड में स्थित या विन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, स्थिति या विन्यास का मतलब किसी रुकने की वजह से जो है, स्थितिज ऊर्जा, हाँ स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगला हमारा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल जो होता है फ्रिक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, किस तरह का होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, जो होता है नेगेटिव बेटा। जैसे हमारा किसी वस्तु, ये आपका वस्तु है नॉर्मल, ठीक है, इस पर कार्य हो रहा है, इधर साइड में फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है इधर, और इधर इधर ये वस्तु जा रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। समझा, फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि वस्तु की गति को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपका 9th वाला, एक मनुष्य दीवार को धकेलता है, ठीक है, मैंने दीवार को पुश करता है, परंतु इसको विस्थापित नहीं कर पाता, मतलब उसको हिला नहीं पाता है एक जगह से दूसरी, जैसे आपकी ये दीवार खड़ी हुई है, दीवार पे आपने ये धक्का लगा रहे हो लेकिन दीवार कस मस नहीं हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन नहीं हो रहा है। मनुष्य द्वारा कार्य कितना होगा, मनुष्य कितना काम करेगा, क्या आंसर बताइए, हाँ शून्य। पता है क्यों होगा, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इंटू विस्थापन, विस्थापन एस, और एस का मान यहाँ पर कितना है, दीवार जा ही नहीं रही है अपनी जगह से, तो एस तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 0 आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, शून्य होगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आता है। ठीक है,
आप लोग जितने बच्चे हैं सब अपना माइक ऑन कर लीजिए, कोई है नहीं है, 2 बच्चे हैं। बाकी पता नहीं क्या करते हैं ये लोग यार, बस कहेंगे सर क्लास लो, क्लास लो, क्लास में अटेंड तो रहो आप लोग बेटा भी। तो 10th वाला है, किसी निश्चित समय पर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर में हवा जो उसका प्रेशर बना रही है, तथा गेज दाब का योग क्या कहलाता है? अगर वायुमंडलीय दाब और गेज दाब को आपने बताया था मैंने, क्लास कौन सा दाब निकालते हैं? निर्वात दाब, परम दाब, कुल दाब, इनमें से कोई नहीं निकालते हैं, परम दाब निकालते हैं, ठीक है बेटा। निर्वात दाब कौन सा? वैक्यूम, ठीक है। और 11 है क्वेश्चन नंबर, 1 जूल बराबर कितना होता है? बताया था मैंने कि अगर जूल और अर्ग में रिलेशन निकालें तो कितना होता है, बताइए आप लोग बेटा, आंसर बताइए इसका। चलो मैं बताता हूँ, है ना, इसका आंसर है डी बेटा, 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो 1 जूल को पूछे कितना होता है? 10 की पावर 7 जूल के बराबर, सॉरी 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग की, ठीक है। ये भी ऊर्जा की इकाई है, अर्ग भी ऊर्जा की इकाई है, जूल भी ऊर्जा की इकाई है, लेकिन जो जूल होती है उसकी मात्रक ज्यादा होती है, बड़ा होता है अर्ग की तुलना में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सी मात्रक ऐसी यूनिट है जो कि शक्ति का मात्रक नहीं है बेटा? ऑप्शन है अश्वशक्ति, जूल सेकंड, जूल सेकंड, चार्ट जूल सेकंड। बताइए कौन सा नहीं है? जो क्वेश्चन समझा करो, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है बताइए। अश्वशक्ति तो होती है और हॉर्स पावर भी होती है, वाट भी निकालते हैं। जूल सेकंड बताओ, देखो ये भी होता है, जूल सेकंड भी होता है, जूल पर सेकंड भी क्या होता है? वाट ही होता है ना, आंसर क्या है इसका? जूल सेकंड सी वाला, ठीक है। जूल सेकंड नहीं होता है, ठीक है बेटा, जूल पर सेकंड होता है। आंसर क्या है इसका? 12 का सी। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है एनर्जी का? न्यूटन मीटर, न्यूटन, जूल पर मीटर, जूल पर सेकंड, क्या है? पर सेकंड, जूल पर सेकंड। नहीं, इसका आंसर होगा बेटा जी जूल। ए, न्यूटन मीटर, क्योंकि हम जो ऊर्जा निकालते हैं ना वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स का क्या हो जाता है? न्यूटन निकलता है यूनिट, और डिस्टेंस का क्या निकलता है? मीटर निकलता है। तो क्या है कि वर्क कार्य की ऊर्जा या कार्य का क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सीजीएस पद्धति में गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? अगर हम सीजीएस सिस्टम यूज करें, सेंटीमीटर जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड सिस्टम यूज करें, तो गतिज ऊर्जा जो होती है अभी काइनेटिक एनर्जी, उसकी मात्रक क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? तुक्का मारो, कोई बात नहीं, इसका आंसर होता है अर्ग बेटा, ठीक है। जो अर्ग निकालता है, तो और हमें बताया था कि 1 जूल जो निकल के आता है, कितना निकल के आता है? 10 की पावर 7 अर्ग बेटा, ठीक है, ठीक है। तो जो जूल जो होती है वो एसआई पद्धति की मात्रक होती है, और किसकी मात्रक होती है? ये आपकी कार्य की होती है या ऊर्जा की होती है। और जो अर्ग जो निकल के आती है बेटा, अर्ग किसकी निकल के आती है? आपकी सीजीएस सिस्टम की, सीजीएस पद्धति की, ठीक है। 1 ग्राम भार सेंटीमीटर बराबर होता है कितने के? 1 ग्राम भार, जी देखो ग्राम आ रहा है, ग्राम आ रहा है, भार सेंटीमीटर में आ रहा है, इसका मतलब सीजीएस सिस्टम होता है ना। तो कितने अर्ग के बराबर होता है इसको निकालेंगे, तो ये होता है लगभग 981 अर्ग के बराबर, ठीक है। बेटा ढंग से क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आने बैठे हैं, ये आप करो तभी ना। शिक्षण का बताइए आप लोग, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबत बल क्या कहलाता है? दाब। दाब, क्या बात है, वेरी गुड। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है? मतलब निम्न में से, चलो आपके पास मैं आपको माउस दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा मत उपकरण लगाना। इस जगह आप टिक लगाइए अपने अपने, मेरे को दिख जाए कौन कौन लगा रहा है, सबसे वाला लगाइए। अब चला पाते हो, चलो आप लोग पेन लेके उसमें चलो अपने अपने आंसर लगाइए। लगा पाएंगे नहीं? पंखा डी। डी कौन बोल रहा है भाई? मोहम्मद तारिक। यस सर। प्रशांत, तुम्हारा क्या है बेटा प्रशांत? अच्छा आप लोग टिक नहीं लगा पा रहे हो अपना? लगन चौधरी अपना माइक ऑन कर ले बेटा आंसर देने के लिए। रेडमी 9। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, मोहम्मद तारिक का देखो लग गया, पंखा पर लगाया इसने। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है? देखो बल्ब में जो होती है वो बिजली की ऊर्जा की जाती है लाइट में, ठीक है।
लैंड ने किया गया था, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था किसमें बेटा, हीट में और लाइट में। लाउड स्पीड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया था साउंड में। कितने से बोल रहा हूँ, नहीं सकता भैया। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें की जाती है बेटा, आपकी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, किसी गतिशील पिंड का वेग, चालू कर लो, अरे बंद हो गया, चालू। किसी गतिशील पिंड का वेग, अगर वेग है, वेग का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है या एक्सीलरेशन होता है, अरे वेग को क्या वेलोसिटी बोलते हैं, हाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी बता दिया होगा ना, मैं कम थोड़ा पढ़े नहीं है ना इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, किसी गतिशील, थोड़ा हिंदी में मुझे शब्द टेक्निकल समझ में नहीं आते हैं। किसी गतिशील पिंड का, पिंड मतलब उसका थोड़ा वेलोसिटी को क्या कर दिया हमने, बी वेलोसिटी थी उसको क्या कर दिया बेटा, आधा कर दिया। हाँ समझ गया, गॉट इट बेटा, गॉट इट, मिल गया है ना। बी को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, नई वाली वेलोसिटी को। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, देखो मैंने आपको बताऊं, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं, वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर बेटा, है ना। तो मास से तो कोई मतलब नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली उसमें होगी बी स्क्वायर की। ठीक है भैया, मतलब अगर वो आधा कर रहा है इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1/4 आ जाएगा, है ना। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी बेटा। ठीक है, डी आंसर है इसका। क्लियर है, डाउट तो नहीं इसमें, डी डी डी। भैया भैया क्या कर रहे हो यार, तुमको माइक क्या दे दी, तुमको कंट्रोल कर दी, तुमने तो आतंक कर दिया यार। चलो अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्लियर कैसे होते हैं सारे, एक मिनट रुक जाओ, क्लियर कर लेना, सबको बहुत ज्यादा हो गया ना। हाँ, पंचर ऑप्शन एज ऑल एंड। ठीक है भाई, अपने ये ओलम वाली क्या का वो शोके कर रहे हो यार तुम लोग, यार ऐसे करोगे क्या। एक स्ट्रिंग में गतिज ऊर्जा है आपकी, काइनेटिक एनर्जी, उसकी किस स्थिति में अधिकतम होती है, किस स्थिति में स्ट्रिंग में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बताइए इसका आंसर, ए बी सी डी। अगर स्ट्रिंग को खींचे तब, इस स्ट्रिंग को खींचे तब ज्यादा होगी, या स्ट्रिंग बीच में होगी तब ज्यादा, या स्ट्रिंग को दबा दें उस कंडीशन में, या स्ट्रिंग को हम गतिहीन कर दें। आंसर है बेटा क्या है, जब स्ट्रिंग अपना बीच वाली पोजीशन में होगी। ठीक है, मध्य वाले में, तो इसका आंसर क्या है बेटा, बी है ना। अगला है दाब का मात्रक, प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है भैया, ये DO 1727 कौन है, हटा दूंगा बेटा ये फालतू की। अभी मैं चलाई पेन, जब बोलता हूँ जब नहीं चलाता हूँ। सर वॉइस नहीं आ रही, कौन है भैया, लगन चौधरी, आवाज नहीं आ रही तेरे को भाई, तुम लगन चौधरी, तुम्ही को नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही है, और बच्चों को आ रही है बेटा। सर आ रही है। लगन चौधरी को नहीं आ रही है भाई, लगन तेरे को दिक्कत हो, देख अपना माइक वगैरह चेक, अपना देख नेट नेट अपना स्पीकर वगैरह देख। किसी को दिक्कत हुआ तो मेरे को ऐसे कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, अगला है बेटा दाब का मात्रक होता है, बताइए इसका आंसर क्या है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, सही है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन मीटर अभी बताया था किसकी होती है, एनर्जी की होती है, किलोग्राम किसकी होती है, भार की होती है, लेकिन अब पढ़ते नहीं है ना। जूल किसकी होती है, एनर्जी की होती है। बचा कि तो हमारा क्या है, न्यूटन की होती है, न्यूटन पर मीटर तक। ठीक है, डी होना है ना, तो आंसर क्या है इसका, डी। यार मेरे बताने के बाद बता दो क्या फायदा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, चलो ओके, नो ओके ओके, इसका आंसर डी है बेटा, है ना। एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक बल कब लगता है, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा बल कब लगाता है, जब वो लेटा हो, ठीक है, बैठा हो, या एक पैर पे खड़ा हो, या दोनों पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, बताइए भाई, बताइए 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 बताइए। ऑप्शन डी है सर। ऑप्शन डी होगा सर, ऑप्शन डी होगा। बी, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो आपका फोर्स क्या होता है ना, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इससे नहीं निकलेगा। और एक होता है हमारा प्रेशर बाय वो होता है फोर्स अपन का एरिया बेटा, है ना, है ना। अब देखो कोई व्यक्ति का प्रेशर, इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के हो गया, मतलब वायु दाब जो होता है, दाब जो होता है वो बल के समानुपाती है। ठीक है, अगर हमारा किसी कारण से प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, बल भी बढ़ेगा। प्रेशर कब बढ़ेगा, किस कंडीशन बढ़ सकता है, जब हमारा एरिया वो चीज कम से कम कवर कर रही है कोई चीज, है ना। तो कब कम होगा, एरिया का मान कब कम हो, जब वो एक पैर पे खड़ा हो। तो इसका आंसर क्या है बेटा आपका, सी होगा। ठीक है, बताया ना, जैसे आपने देखा कोई आपकी सुई है पतली सी ऐसे, अब किसी चीज को इस पतली पतली वाली सुई से आप दबाव डालो तो उसका बल ज्यादा लगेगा, और किसी ज्यादा मोटी सुई है इस टाइप की
तो वो उसका दबाव कम लगता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा, एक पैर पर खड़ा हो तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा देखो आपने दबाव ज्यादा पड़ता है तो हमको भी दिक्कत होने लग जाती है, हरी बॉडी में भी प्रॉब्लम होने को भी आती है, बैलेंस नहीं प्रेशर की वजह से। अगला है द्रव द्रव दाब निर्भर करता है, जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? देखो आपका जो प्रेशर होता है बेटा आपका गहराई पे भी डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे भी तीनों डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ तीन। हाँ डी है इसका आंसर करेक्ट, और जी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या है, डी है बेटा। कोई चीज कितनी भारी है उस पर भी डिपेंड करेगा, उसका कितनी गहराई पे लगा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। अगला है आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को प्रस्तुत किया जाता है किससे? जो इंटरनल एनर्जी है यू से निकालते हैं, वो किस किस पे डिपेंड करती है, या कौन से नियम के माध्यम से दी जाती है? पता ना मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के नियम बताए थे, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ बताए थे ना। तो जो ऊर्जा आ रही थी वो कौन सी आ रही थी? अब भाई पढ़ेंगे कौन, बता सके बताने से क्या होता है, पढ़ना तो हमें पढ़ना ही नहीं सर है, आप हम कहाँ करते हैं। इरेजर इरेजर चला दीजिए, कुछ नहीं दिख रहा सर। अरे यार आप लोग गंदा कर देते हो यार, लो मैंने कर दिया पूरा खत्म। अब देखो आपका दिख रहा है ना, आप चलाया है, ये सारा क्लियर कर दिया यार, आप भी मत चलाओ ना अभी, मैंने आपको मतलब परमिशन दे दी चलाने की, तो मतलब ये कि पूरा मेरा व्हाइट बोर्ड ही खराब कर दोगे यार, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। ठीक है यार, आप लोग अपना भी कंट्रोल करो, सिर्फ देखो समझो आराम से, जब मैं बोलूं आपसे कि बताइए आंसर, तब बताया करो आंसर बेटा। अब देखो इसमें से मात्र देखो कितने बच्चे, 4 बच्चे हैं यार, प्रशांत चौहान है, मोहम्मद तारिक है, रेडमी 9 फ्लावर है, और बाकी के बच्चे क्या है क्या पता। अब पूछा जाए इनसे कि सर ने कुछ बताया, फिर एग्जाम होगा तो बताएंगे सर ने तो पढ़ाया है नहीं था, ऑनलाइन क्लास लेते थे, हमको समझ में ही नहीं आता था। अरे यार तुम समझोगे तभी तो समझ में आएगा ना, क्लास में बैठोगे तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व आएगी, जब कुछ पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से अपनी प्रॉब्लम राइज करेंगे? पढ़ोगे तभी तो कुछ दिक्कत आएंगी, पढ़ नहीं रहे तो कुछ दिक्कत नहीं आएंगी। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मस्त रहो। चलो आगे देखो, इसका आंसर डी हो गया बेटा 22 वाले का। इसका आंतरिक ऊर्जा का अभिधारण, आंतरिक ऊर्जा में किस देखो हमने पढ़े थे ना आपके अलग अलग, 0th लॉ पढ़ा था आपका बेटा, फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है, सेकंड लॉ पढ़ा था, थर्ड भी पढ़ा था, है ना। तो 0th लॉ में क्या था कि हम 2 बॉडी है आपकी ए बी, इसको तीसरी बॉडी के साथ रख दिया, इसके साथ में कॉन्टेक्ट हुआ, इसके दोनों को टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट, इसका इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ पढ़ा था, तो फर्स्ट लॉ ही था ऊर्जा का संरक्षण, और इसमें ऊर्जा के बारे में ही बात की गई, तो इसका आंसर क्या है बेटा, उष्मा का प्रथम लॉ। तेईस क्या हो गया, ए हो गया। हम लोग पढ़ते नहीं ना, लेकिन रिवीजन नहीं करते, सबसे मैंने पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते, रिवीजन बहुत है बस, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उष्मा का प्रभाव सदैव होता है किधर, ये बता चुका हूँ, हमेशा एनर्जी किधर फ्लो होती है बताइए, कम ताप से लो ताप की तरफ, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, बताइए आंसर। ऑप्शन बी सर इसका। ऑप्शन बी, बी। हाँ बी करेक्ट, इसका 24 का बी होगा ना। हमेशा जो ऊर्जा का संचार होती है ना, कुछ ही गर्म से ठंडी की तरफ जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा आपकी चाय भी प्याले में रखी हुई है, तो चाय गर्म है, धीमे धीमे ठंडी होने लग जाती है, इसका मतलब है रूम का तापमान पहले लो था, चाय का तापमान हाई था, इसलिए इसका तापमान बराबर रखने के लिए इधर ये स्लो होने लगी, मतलब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर तक। अगला है वाष्प की ऊष्मा को बाहर निकालने पर प्राप्त क्या होता है? अगर कोई मान के चलो आपका वेपर स्टेट में कोई चीज है, उसकी सारी हीट अगर हम बाहर निकाल दें तो किसमें होता है प्रोसेस, बताया था ना, कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। यस सर, लिक्विड स्टेट में होगा वो, बी, ऑप्शन बी। बी एग्जैक्टली, लिक्विड स्टेट में होगा, है ना। अगले पाए, वैक्यूम प्रेशर की इकाई क्या होती है, वैक्यूम प्रेशर किसमें निकालते हैं बताइए, पीएसआई में, पीएसआई में। क्यूलोमीटर या बर्ग इंच में, बताइए भैया क्या क्या है इसका आंसर। पीएसआई में निकालते हैं। ठीक है, पीएसआई फुल फॉर्म आप बताइए, किसको पता है पीएसआई फुल फॉर्म, पता है कि नहीं? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो प्रेशर की जो यूनिट होती है ना, प्रेशर आप निकालते हो, अबे यार पेन में चला प्लीज, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल बेटा, क्या होती है, पास्कल होती है ना, पास्कल। और ऐसा ही हो जाएगा पर स्क्वायर इंच, क्या हो जाएगा, पर इंच। स्क्वायर इंच, है ना। पास्कल प्रेशर को डिवाइड कर दें स्क्वायर इंच से, इंच स्क्वायर से क्या निकलेगा आपका, पीएसआई निकल आएगा। ठीक है, तो बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये कि ना आप लोग पढ़ते रहोगे तो क्लियर हो जाएंगे करके। साफ नहीं हुआ अभी, ले जाओ, क्यों नहीं जा रहा भाई, क्यों नहीं जा रहा?
तो आप गलत कर रहे हैं। गलत क्लिक हो जाता है ना, इरेज और ये इरेजर ऊपर है सर। हो गया। ये हाँ हो किसने, गया। भैया ये किसने चला रखा है अपना, यार बंद कर दो इसको यार, ये सब स्लाइडों में आएगा देखो आपकी में। जब तक आप लोग बंद नहीं करोगे ना, जब तक बंद नहीं होगा यार ये। चलो मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास हो तो एनोवेट, यहाँ से हो तो क्लियर। ठीक है, अब मत चलाना आप लोग, है ना, बंदा कर देते यार। 3 बच्चे हैं सिर्फ जो क्लास ले रहे हैं भाई। रेडमी 9 पावर किसका मोबाइल है, नाम तो पता चला सर है? मेरा है सचिन। क्या नाम है? सचिन। अच्छा सचिन तेरा, ठीक है सचिन, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ये इसमें, ये हो गया प्रेशर वाला आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका आंसर है ए बेटा। वायुमंडलीय दाब और गेज दाब के योग को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज दाब दोनों जोड़ते क्या 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 आता है? एब्सोल्यूट अभी दबाव। हाँ, एब्सोल्यूट दाब अभी पढ़ा था। ठीक है, इसमें इसके बारे में बताया गया है क्या क्या होता है। तो प्रेशर गेज का किससे संबंध है बेटा? कंपाउंड गेज से क्या नापते हैं, वैक्यूम गेज से क्या नापते हैं, थर्मोमीटर से क्या नापते हैं? हाइड्रो सबसे नया थर्मोमीटर आसान है, पता लगा लो। थर्मोमीटर क्या हो गया? डी का तापमान, तो डी का थर्ड होगा। डी का थर्ड किसमें दिख रहा है? डी का थर्ड इसमें दिख रहा है, आंसर हो गया हमारा। डी बस ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना, ये लगा लो। फिर भी तो प्रेशर गेज से क्या नापते हैं हम लोग बेटा? प्रेशर गेज से नापते हैं हम डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, कंपाउंड गेज से क्या नापते हैं? आपका सक्शन प्रेशर नापते हैं जो एसी में होता है। वैक्यूम गेज से क्या नापेंगे? आपका निर्वात दाब। निर्वात दाब। वैक्यूम वैक्यूम पंप का मतलब वैक्यूम गेज का मतलब वैक्यूम प्रेशर ही नापेंगे। थर्मामीटर टेम्परेचर का, हाइग्रोमीटर से नापते हैं हमेशा ह्यूमिडिटी या आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, अगला है अवस्था परिवर्तन के लिए, क्या लिखा है अवस्था, हाँ अवस्था परिवर्तन के लिए के दौरान ऊष्मा बढ़ाना या घटाना जाना जाता है। मतलब अगर हम किसी की स्टेट चेंज होती है ना, स्टेट चेंज होती है, स्टेट जैसे कि लिक्विड से पेपर में जा रही है कोई चीज बेटा, है ना, वेपर से आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है या सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में जब ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, घटती है बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर हीटिंग। सुपर हीट के रूप से, विशिष्ट ऊष्मा के रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में या संवेदी ऊष्मा के रूप में? अवस्था हाँ, परिवर्तन। तो इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा बेटा, है ना। ठीक है, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अगला है ऊष्मा गति का प्रथम नियम किसने प्रतिपादित किया था? मतलब ऊष्मा का जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो किसने दिया था? कार्नोट ने दिया था, चार्ल्स ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था या रुडोल्फ क्लॉसियस ने दिया था? बताइए आप लोग भाई। अच्छा डिब्बा गोल हो गया, चलो कोई बात नहीं। बताइए क्लॉसियस की 2 स्टेटमेंट दी थी, है ना, एक तो केल्विन स्टेटमेंट दी थी और एक दी थी क्लॉसियस स्टेटमेंट बेटा, है ना, दी थी ना। अलग अलग ऊर्जा के लिए इसमें प्रथम का लॉ दिया था। इस किताब को फिर से पढ़ लेना आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये किसने किया था बेटा? क्लॉसियस ने किया था। आंसर 170 लीटर के लिए रेफ्रिजरेशन का मासिक ऊर्जा उपभोग होता है कितना? अगर 180 लीटर का आपका मान के चलो रेफ्रिजरेशन है, तो लगभग उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा वो? इसका आंसर है बेटा कितना? 60 यूनिट। ठीक है, वो डिपेंड करता है ना कितने वाट का है, वहां पर तो वाट पता चल जाता है 1 से 60 लगभग कितने एम्पेयर खा रहा है। ये एम्पेयर पता चल जाता है तो इसको हम वो निकाल लेते हैं, इसका पावर निकाल लेते हैं। पावर निकाल लेंगे तो नॉर्मल सी बात है, घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा। बच्चा है ना इसलिए। अगला बेटा, एक पौंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत है? सारी यूनिट पढ़ाई थी ना मैंने कि कौन सी BTU होती है, कैलोरी क्या होती है, 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसके लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो सब बताया था। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? 1 BTU बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बेटा? 1 BTU। जैसे 1 टन बताया था ना मैंने, 1 टन 1 कैलोरी बताया था आपको, ऐसी BTU होता है कि 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? उसको 1 BTU बोलते हैं। 1 कैलोरी क्या होता है? 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यहाँ फ़ारेनहाइट की डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पौंड की जगह हो जाता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ठीक है, 33वां बेटा, एक मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन प्रणाली को रेफ्रिजरेंट कंडेंसर को
तक छोड़ता है, कहाँ तक? रेफ्रिजरेंट कंडेंसर को किस अवस्था में छोड़ता है? निम्न दाब स्तर पर। निम्न दाब, दाब कैसा होता है उसका? दाब क्या हो जाता है वहां पर आपका? कम हो जाता है, और किस स्टेट में बदल जाता है कंडेंसर के बाद में? तरल में बदल जाता है, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड बदल जाता है। प्रेशर कैसा होता है उसका वहां पर? आपको बताएं, 4 प्रोसेस होते हैं ना आपके टोटल, 4 स्टेप में होता है ना। जैसे आपका यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका लग गया बेटा कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद लग गया यहाँ कंडेंसर, कंडेंसर के बाद लग गया आपका क्या? कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के बाद लग गया हमारा एवापोरेटर। ठीक है, तो ये जब कंप्रेसर के बाद जाता है यहाँ पर कंडेंसर में, तो यहाँ वेपर स्टेट में होता है, और प्रेशर कैसा होता है इसका? हाई होता है प्रेशर, है ना। तो जब यहाँ कंडेंसर के बाद में निकलता है, तो यहाँ इसका क्या होता है? वेपर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड स्टेट में, और प्रेशर क्या हो जाता है इसका? कम हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है। ये दाब मात्रक यंत्रों को पहचानिए, क्या है ये आपका? मैनोमीटर है, बॉर्डन प्रेशर गेज है, या बैरोमीटर है? बैरोमीटर होता है क्या, बताइए? प्रेशर को, प्रेशर जो मेजर करता है ना उसको बैरोमीटर बोलते हैं। ये क्या है आपका? तो ये क्या हमारा बिड्डा, इसमें मरकरी भरी हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये आपकी मरकरी भरी हुई है, कितनी है? ठीक है, दिखाई दे रही है मरकरी। तो इसमें क्या है? ये प्रेशर को मेजर करता है, इसका नाम क्या है बेटा? बैरोमीटर। ठीक है, ये 35 है कि इस यंत्र का नाम बताना है। इस यंत्र कौन सा है आपका? सेंटीग्रेड थर्मामीटर है, फ़ारेनहाइट 10 में, चलो हो जाएगा 10 में तो बहुत परसेंट। सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, पायरोमीटर है, या इनमें से कौन सा है? क्या बोलते हैं इसको? ये आपका सेंटीग्रेड थर्मामीटर। ठीक है बेटा, निम्न में से कौन सा वेग माप, इसमें से वेलोसिटी को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? साइक्रोमीटर नहीं यूज करते हैं। तो साइक्रोमीटर से पता चलता है हमको क्या? ह्यूमिडिटी। ठीक है, एनीमोमीटर से स्पीड पता चलता है, इसको यूज नहीं करते। थर्मामीटर को यूज नहीं करते हैं। माइक किसका यूज करते हैं फिर? क्या रहेगा? बस सॉरी बताइए, ये भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। आप बताओ क्या होता है बेटा? गधे हो, एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी मेजर करने के लिए बेटा। माइक्रोमीटर का डिस्टेंस, क्या नाम है, किसी चीज का जो जिसकी लेंथ वगैरह या डाया बहुत छोटा होता है, तो माइक्रोमीटर का यूज करते हैं मेजर। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए, साइक्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करते हैं। एनीमोमीटर का किस लिए? वेलोसिटी मेजर करने के लिए। आप अगला है, किस दाब पर गेज शून्य दर्शाता है? मतलब किस प्रेशर पर जो गेज होता है उसका वो वैल्यू शून्य दिखाता है? 37। तो अभी गेज जो मेजर करता है ना, वो करता है आपका सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, और हाँ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिस्टम के अंदर प्रेशर 0 होगा तो क्या होगा? वायुमंडल दाब पे ही दिखाएगा सिर्फ, है ना, डीएस का आंसर। अगला 286 लीटर के रेफ्रिजरेटर में एक दिन में पावर की खपत होती है कितनी? तो होती है बेटा 150 किलोवाट। ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रासायनिक सफाई के लिए कार्बन कणों वाला अच्छा सॉल्वेंट कौन सा होता है? अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हमको साफ करना है केमिकल के माध्यम से, तो किसका यूज करेंगे? सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे? तो ये होता है आपको सॉल्वेंट का नाम याद रखना बेटा, टेट्रा क्लोरोइथेन। ठीक है, टेट्रा क्लोरोइथेन, TCE। ठीक है, चित्र में किस रेफ्रिजरेशन उपकरण का दीजिए, बताया था मैंने उपकरण, कौन सा उपकरण है? बताइए भाई। इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन चार्जर। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाला। क्या इलेक्ट्रॉनिक वाला? इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। ठीक है, डी है बेटा, 41 का डी। चित्र में किस रेफ्रिजरेशन प्रणाली, अच्छा ऐसे डाल दिया क्वेश्चन, थोड़ा ऐसे क्लियर दिखना ना, बस डाला करेंगे। चित्र में किस रेफ्रिजरेशन प्रणाली को दर्शाया गया है? तो बताया था ना आपको मैंने, 42 का बी है बेटा। क्या है? इसको बोलते हैं ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन या शुष्क बर्फ, जैसे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना आपकी, इसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, या आपको CO2 के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है, अगला आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करता है। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है बेटा, उसमें कौन बाधा उत्पन्न करता है? बताया था। लिक्विड किसी के बीच में होता है आपका, लिक्विड के बीच में आता है आपका कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच में होता है, तो इनके बीच में बाधा कौन उत्पन्न करता है? या बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ये कंडेंसर हो गया, कंडेंसर, और दूसरा हो सकता है आपका एवापोरेटर, तो इनके बीच में बाधा कौन उत्पन्न करता है? तीसरा पार्ट
एक्सपेंशन ये कौन सा, हाँ करेक्ट, एक्सपेंशन बाल भी करता है। एक्सपेंशन बाल होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन किस प्रकृति की विधि है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस प्रकृति की विधि है बेटा बताइए। नियमन करने के लिए, कूलिंग करने के लिए, तापमान तक टेम्परेचर चेंज करने के लिए, ये सभी होंगे सर। नियमन। हाँ? ये सभी है। ठीक है, कूल भी अगला, हाँ बुक बुक में इसका आंसर शायद गलत दे रखा होगा, इसमें शायद ये दे रखा है ये, लेकिन इसका आंसर क्या है, डी है बेटा, कूलिंग का सब कुछ करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में कूलिंग प्रभाव प्राप्त किया जाता है कहाँ पर, रासायनिक विधि द्वारा, ऊष्मा पंप द्वारा, संपर्क विधि द्वारा। रेफ्रिजरेशन में तीनों से बताया ना, ऊष्मा से प्राप्त कर सकते हैं, पंप के माध्यम से, केमिकल मेथड से यूज कर सकते हैं, संपर्क से भी कर सकते हैं, कोई ठंडी कॉन्टेक्ट में आकर। ठीक है, अगला 46 में, वाष्प कंप्रेशन प्रणाली में प्रक्रम होते हैं, कितने आपके पार्ट्स होते हैं सारे, कितने प्रोसेस होते हैं सारे के सारे वाष्प कंप्रेशन में बेटा, 4 होते हैं ऑब्वियसली। हाँ बाबर वेपर कंप्रेशन भाई, उसी को बोलते हैं 46। ठीक है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है ना, साइकिल होते हैं सारे, एक तो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, डिस्चार्ज होता है ना, कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम क्या, किसके प्रणाली में कितने प्रक्रम बोलते हैं या प्रोसेस बोलते हैं इंग्लिश में। एक वेपर एब्जॉर्प्शन प्रणाली सिस्टम में कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बीएस में कराया था कंप्रेसर का प्रयोग, 5 मिनट लगेंगे, बड़े जल्दी से करें, बड़ा 50 क्वेश्चन कराता है। बीएस में किया था, नहीं किया था ना, बताया था ना कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या यूज करते हैं हम, कंप्रेसर की जगह किसको यूज करते हैं, देखो वेपर कंप्रेस, हाँ एब्जॉर्बर का यूज करते हैं, आपका बताया था ना, है ना, हीट और एक्सचेंजर यूज, जनरेटर। हाँ तो क्या बेटा इसका प्रयोग नहीं किया था। तो 47 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, क्या करते हैं उसके स्थान पे एक एब्जॉर्बर जनरेटर का प्रयोग किया था। 48 वेपर एब्जॉर्प्शन प्रणाली का सिद्धांत होता है क्या, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी से आपको, जिससे क्या वो सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, इसका आंसर है सी बेटा आपका, भाई डॉट है, छोटा सा डॉट है ना, दिखता नहीं है ना, फलाने वाले दिखता है। अमोनिया और पानी आसानी से विलय हो जाते हैं। ठीक है, अमोनिया और पानी इसमें आसानी से विलय हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि पानी उसकी अमोनिया की हीट को लेकर बाहर निकल जाता है, इससे फिर ठंडी हो जाती है अमोनिया, इस सिस्टम में चलती रहती है। 49 वाष्प एब्जॉर्प्शन प्रणाली में क्या प्रयोग किया जाता है, मैकेनिकल ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। आपने क्या करते हो, उसमें ऊष्मा एनर्जी का यूज किया था। ठीक है, हीट एनर्जी। इनमें से किस रेफ्रिजरेशन उपयोगी नहीं है, किसमें रेफ्रिजरेशन उपयोगी नहीं है बताओ। खाद्य पदार्थों को भंडारण के लिए उपयोग होता है, कुकिंग में और भी परिस्थिति में उपयोग में, इनमें से क्या है, कुकिंग में कोई ज्यादा यूज नहीं आता है इसका, भाई खाना बनाने के लिए इतनी जरूरत पड़ती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेशन का 1 टन का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग आप देख रहे हैं। ठीक है, बुक में बेटा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर, हाँ 52 देखते हैं। 52 है आपका, को कम करने के लिए एक रेफ्रिजरेशन प्रणाली को उच्च लिक्विड लाइन को इंसुलेट किया जाता है क्या, तो उसमें ट्रांसफर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेशन प्रणाली को उच्च लिक्विड लाइन को इंसुलिन किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा का ट्रांसफर कम करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, उसको इंसुलेशन किया जाता है। ठीक है, बी है इसका आंसर। बुक में कहीं कहीं आपके आंसर क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बेटा अपने दिमाग से काम करना, गलत लगे डाउट लगे तो मेरे आंसर पूछ लेना। ठीक है, अगला है कॉपर ट्यूबिंग की, जो कॉपर की जो ट्यूब होती है की कॉइल जिसमें ठंडे रेफ्रिजरेंट का प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, बताया ना, जो अंदर वाला पार्ट होता है यहाँ कूलिंग दी जाती है उसको बोलते हैं बेटा एवापोरेटर। ठीक है, कंप्रेसर में तो दबाया जाता है, उसको कंप्रेशन किया जाता है, उसमें टेम्परेचर होता है, कंडेंसर में हीट बाहर निकाली जाती है, थर्मोस्टेट से टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। तो आंसर क्या है, जो अंदर वाली कॉइल होती है जिनको ठंडा किया जाता है बोलते हैं एवापोरेटर। आपका टाइम होगा 2 मिनट, जितना हो जाए कर लें फटाफट है ना। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन प्रणाली का कौन सा अवयव उसका हृदय माना जाता है, तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किसको माना जाता है हृदय, दिल जो बोलते हैं वो कंप्रेसर को बोलते हैं। कंप्रेसर से महंगा सबसे ज्यादा काम इससे होता है। चित्र में कंप्रेसर बाकी एक्स क्या बेटा, यहाँ पर एक्स बताना है। देखो ये आपका कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर के बाद क्या लगा होता है, हमेशा इधर सिस्टम चल रहा है एवापोरेटर, एवापोरेटर के बाद क्या लगा था रिसीवर, रिसीवर का क्या होता है आपका एक्सटेंशन डिवाइस, एक्सटेंशन के बाद क्या लगाएगा नॉर्मल सा, सॉरी ये आपका क्या है कंडेंसर है ना, कंडेंसर के बाद आपका क्या हो गया यहाँ पर रिसीवर, रिसीवर के बाद एक्सटेंशन, ये लगा हुआ हमारा
क्या लगाएगा, एवापोरेटर लगा हुआ। क्या इसका आंसर, ये हो गया बेटा, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन प्रणाली में एक भाग क्या गया था, इस एक वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रंध्र में प्लग बोलते हैं, ठीक है। अगला है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कौन सा भाग आवश्यक नहीं है, इसमें कौन सा एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अब क्या है सारे पार्ट होते हैं, लेकिन कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें एब्जॉर्प्शन वाले में, ठीक है। शुष्क बर्फ को वायुमंडल के संपर्क में रखने से क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन मतलब क्या है, सीधा सॉलिड से किसमें बदल जाती है बेटा, गैस में बदल जाती है, ठीक है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो कितने रहेगा टाइम, जाने वाला है, जाला वाला है, जल्दी खत्म होने वाला टाइम। मौसम के पूर्व अनुमान के अवलोकन के लिए प्रयोग किया जाता है। मौसम का पता लगाने के लिए कैसा मौसम है उसके लिए क्या यूज किया था बेटा, हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, कि प्रेशर पता चल जाता है ना, प्रेशर कितना हो रहा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली इनर्ट गैस का नाम क्या है, ऐसा कौन सी गैस है जो कि इनर्ट होती है, जिस पर कि किसी भी एटमोस्फेयर और चीजों का असर नहीं पड़ता, या किसी चीज को हलाते नहीं है, या केमिकल इफेक्ट नहीं करती है, तो उस गैस को क्या नाम है उसका, उसका नाम वो है हमारी हाइड्रोजन। नहीं, वो यूज करती है बेटा, हाइड्रोजन है, ठीक है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल कर देंगे क्योंकि टाइम नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके ओके फिंगर लाइन निकलेंगे, ठीक है। चलो आपकी मैं यूट्यूब पे इसको वीडियो डालूं, आप लोग देख लीजिए रिवीजन के तौर पर, ठीक है बेटा। ओके देखते हो सर यार, कम से कम देखो, तुम ये फायदा होगा, मैं करूँ क्या मतलब है। चलो ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए आप।